आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन मई 2025 का फोर्थ भाग सिक्योरिटी। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। इंडियाज न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देश को संबोधित किया। इस ऑपरेशन ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में बड़ा बदलाव लाया। अब हमारी सुरक्षा नीति 3 मुख्य सिद्धांतों पर टिकी है। आइए इन्हें एक एक कर समझते हैं। निर्णायक जवाबी कार्रवाई। अब अगर भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो हम उसका जवाब बहुत मजबूती से देंगे। हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए उनके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। उदाहरण, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के मुख्यालय भी शामिल थे। इससे आतंकियों को डर लगेगा और भविष्य में बड़े हमले करने से पहले वे सोचेंगे। साथ ही आतंकवाद को समर्थन देने की सैन्य और आर्थिक कीमत भी बढ़ गई है। परमाणु धमकियों को नजरअंदाज करना। भारत अब परमाणु हथियारों की धमकियों से डरेगा नहीं। अगर कोई देश आतंकियों को पनाह देता है और परमाणु धमकी देता है तो भी भारत सटीक और मजबूत हमले करेगा। उदाहरण, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के राजदूत ने रूस में कहा कि अगर भारत हमला करेगा या पानी की सप्लाई रोकेगा तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत ने हिम्मत दिखाई और अपनी आत्मरक्षा का रास्ता चुना। क्या बदला? यह पुरानी नीति से अलग है, जब भारत संयम बरतता था। अब हम डटकर जवाब देंगे। आतंकी और उनके समर्थक एक समान। अब भारत आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले देशों को अलग अलग नहीं मानेगा। अगर कोई देश आतंकवाद को समर्थन देता है तो उसे भी आतंकी की तरह माना जाएगा। उदाहरण, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के मुख्य इलाकों जैसे पंजाब प्रांत और बहावलपुर में ठिकानों को निशाना बनाया। यह पुराने नियमों से अलग था क्योंकि भारत ने आतंकियों और उनके सरकारी समर्थकों को एक ही माना। क्या संदेश गया? अगर कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत इसे युद्ध की तरह लेगा। यह वैश्विक शांति के लिए भी जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस नीति के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। सजा के जरिए रोकथाम। अब भारत की नीति है कि आतंकी हमले के बाद सजा देकर दुश्मन को रोकना। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान कोई गलत हरकत करता है तो भारत उसे पारंपरिक हथियारों से इतना नुकसान पहुंचाएगा कि वे दोबारा ऐसा करने से डरें। पहले हमारी नीति थी रोकथाम द्वारा अस्वीकृति, यानी दुश्मन को कामयाब होने से रोकना। लेकिन अब हम सजा देकर उन्हें डराएंगे। उदाहरण, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करके यह दिखाया कि हम जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटेंगे। आर्थिक उपाय। भारत अब सुरक्षा के लिए आर्थिक उपायों का भी इस्तेमाल करेगा। ये उपाय बिना युद्ध बढ़ाए हमें ताकत देते हैं। उदाहरण, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इससे पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ा बिना सीधे युद्ध के। यह हमें दुश्मन पर दबाव बनाने का एक स्मार्ट तरीका देता है। भूराजनीतिक संदेश। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के खिलाफ गंभीर हैं। इसके लिए भारत ने 7 उच्चस्तरीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजे। इन प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी बात मजबूती से रखेगा। रणनीतिक अक्षमता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सैन्य ताकत को कमजोर किया। भारत ने उनके 11 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान वायुसेना की गतिविधियां और हमले की क्षमता रुक गई। इससे पाकिस्तान दूसरी या तीसरी बार हमला करने की स्थिति में नहीं रहा। यह हमारी रणनीति का हिस्सा था ताकि युद्ध न बढ़े। समन्वित और तकनीकी प्रतिक्रिया। भारत ने इस ऑपरेशन में अपनी स्वदेशी हाईटेक तकनीकों का शानदार इस्तेमाल किया, जैसे ड्रोन युद्ध, हवाई रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली। भारत ने ड्रोन युद्ध को अपनी सैन्य रणनीति का हिस्सा बनाया। यह हमारी जवाबी कार्रवाई को सटीक और प्रभावी बनाता है। यह दिखाता है कि भारत अब तकनीक और रणनीति के मामले में बहुत आगे है। युद्ध न बढ़ने की रणनीति। भारत की रणनीति थी कि आतंकी ठिकानों को नष्ट करो, लेकिन युद्ध को बढ़ने से रोको। जब पाकिस्तान ने युद्ध बढ़ाने की कोशिश की तो भारत ने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ मिलकर तुरंत उनकी ताकत को कम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तान को जवाबी हमले का मौका नहीं दिया। भारत सजा देगा, लेकिन युद्ध को अनियंत्रित नहीं होने देगा। निष्कर्ष। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य और भूराजनीतिक विकास में एक बड़ा कदम है। इसने दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से जवाब देगा, दुश्मन की ताकत को कम करेगा और युद्ध को बढ़ने से रोकेगा। यह नीति दक्षिण एशिया में संघर्ष की गतिशीलता को बदल देती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। डिफेंस टेक्नोलॉजी इन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली कितनी उन्नत है। इस ऑपरेशन में हमारी तकनीकों ने आतंकी खतरों को नाकाम किया और दुश्मन के हमलों को रोका। आइए उन प्रमुख तकनीकों को एक एक करके समझें। भारत की हवाई निगरानी प्रणालियां। भारत ने अपनी हवाई सीमाओं की निगरानी के लिए कई शक्तिशाली प्रणालियां इस्तेमाल की। ये प्रणालियां दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को पकड़ने और जवाब देने में सक्षम हैं। भारतीय वायुसेना का आईएक्स एकीकृत हवाई कमांड और नियंत्रण प्रणाली। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी हवाई रक्षा उपकरणों से डेटा जोड़ती है, जैसे जमीन पर लगे रडार, हवाई सेंसर और संचार नोड्स। यह पूरी हवाई स्थिति की तस्वीर देता है, जिससे सेना को तुरंत फैसले लेने में मदद मिलती है। इससे दुश्मन के हमलों को जल्दी पकड़ा और नष्ट किया जा सकता है। इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाता है, जो एक सरकारी कंपनी है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा नेटवर्क का मिशन कंट्रोल सेंटर। यह भारत के हवाई क्षेत्र की 24x7 निगरानी करता है। इसमें लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार जैसे स्वॉर्डफिश रडार शामिल हैं, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक नजर रख सकते हैं। इजराइल से लिया गया एल्म 2090 टेरा सिस्टम, जो बहुत लंबी दूरी तक खोज और ट्रैकिंग करता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित नेत्र AEWC, जिसमें 240 डिग्री रडार कवरेज और 200 किलोमीटर की रेंज है। इजराइल से फाल्कन अवैक्स IL-76 विमान पर आधारित, जो 360 डिग्री कवरेज और 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देता है। भारतीय सेना का आकाश तीर। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को पकड़ने और जवाब देने के लिए बनाई गई है। यह रडार, सेंसर और संचार तकनीकों को एकजुट करता है, ताकि युद्ध क्षेत्र में निचले स्तर के हवाई खतरों की निगरानी हो सके। यह जमीन पर मौजूद हवाई रक्षा हथियारों को नियंत्रित करता है। उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। इसको बेल बनाता है। भारतीय नौसेना का त्रिगुण। यह नौसेना की समुद्री निगरानी प्रणाली है। यह समुद्र आधारित रडार, सोनार और संचार नोड्स को जोड़ता है, जिससे तटीय और गहरे समुद्र में खतरों का पता लगाया जा सकता है। इससे नौसेना को वास्तविक समय में खतरों की जानकारी मिलती है। नौवाई नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित सैटेलाइट निगरानी प्रणाली है। यह भारत और इसके 1500 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में सटीक स्थान, गति और समय की जानकारी देता है। इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं, 3 जियोस्टेशनरी और 4 जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। यह L5 और बैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें L5 सिग्नल सैन्य उपयोग के लिए एन्क्रिप्टेड है। इससे ऑपरेशन सिंदूर में सटीक निगरानी और लक्ष्य निर्धारण में मदद मिली। मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में समझेंगे। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 4 परतों में काम करता है। पहली परत छोटी दूरी के खतरों, जैसे ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हथियारों को रोकती है। ड्रोन डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। ये सिस्टम ड्रोन को ढूंढने, रोकने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसे DRDO ने विकसित किया और बेल ने बनाया। इसमें 2 तरह के हथियार हैं, हार्ड किल, लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, जो ड्रोन को लेजर से नष्ट करता है। सॉफ्ट किल, ड्रोन के कम्युनिकेशन चैनल को जाम करने वाला रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम, साथ ही GPS जैमिंग और स्पूफिंग। अन्य फीचर्स, रडार सिस्टम ड्रोन को ढूंढता और ट्रैक करता है। चार्जकपल्ड डिवाइस और इंफ्रारेड कैमरा ड्रोन को ट्रैक करने में मदद करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर C3 पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाल ही में 2024 में इस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसने ड्रोन हमलों को रोकने में अपनी ताकत दिखाई। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये ऐसी सतहसेहवा मिसाइलें हैं जिन्हें एक सैनिक अकेले या छोटी टीम मिलकर चला सकती है। भारत ने रूस से इग्ला और इसके उन्नत वर्जन इग्ला खरीदे हैं। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर या विमानों को निशाना बनाती हैं। ये सिस्टम हल्का और तेज है, इसलिए इसे युद्ध क्षेत्र में आसानी से ले जाया जा सकता है। शिल्का सिस्टम ZSU-23-4। ये रूस निर्मित स्वचालित रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो ट्रैक वाले चेसिस पर लगा है। इसका काम जमीन पर मौजूद सैनिकों और वाहनों को हवाई हमलों से बचाना है। इसमें तीसरी पीढ़ी का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फेज्ड एरे 3D ट्रैकिंग रडार और सटीक नेविगेशन सिस्टम है। ये दिन रात 360 डिग्री सुरक्षा देता है। भारत ने इसे अपग्रेड किया है ताकि ये और प्रभावी हो। जो 23 mm सिस्टम। ये सोवियत डिजाइन की ट्विन बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें 2 23 mm ऑटो कैनन हैं। हवा में 2.5 किलोमीटर और जमीन पर 2 किलोमीटर तक प्रभावी है। इसका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों, जैसे ड्रोन या हेलीकॉप्टर, को रोकने के लिए होता है। ये तेजी से बहुत सारी गोलियां दाग सकता है, जिससे स्थिर ठिकानों की सुरक्षा बढ़ती है।
L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये 40 की गन है जिसे स्वीडन की कंपनी बोफोर्स ने बनाया और भारत में निर्मित किया गया। इसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम हैं। ये प्रति मिनट 240 से 330 राउंड फायर कर सकती है और 4 किलोमीटर तक प्रभावी है। इसका अपग्रेडेड वर्जन बहुत सटीक और शक्तिशाली है। दूसरी परत शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम 30 से 70 किमी की दूरी और 18 से 20 किमी की ऊंचाई तक के हवाई खतरों को रोकते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आकाश। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों और ठिकानों को हवाई हमलों से बचाता है। विकसित डीआरडीओ ने। उपयोग भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में सक्रिय। मुख्य विशेषताएं इंटरसेप्ट रेंज 30 से 35 किमी। ऊंचाई 18 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। मल्टी टारगेट ग्रुप मोड या ऑटोनॉमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। ईसीसीएम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की सुविधा जो दुश्मन के जैमिंग को रोकता है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन 2016 में सरकार ने आकाश एनजी को मंजूरी दी जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। 2024 में इसका सफल परीक्षण हुआ जिसमें इसने अपनी उन्नत तकनीक दिखाई। स्पाइडर। ये लो लेवल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और प्रेसिजन गाइडेड हथियारों को रोकता है। विकसित इजराइल ने। मिसाइलें। दो प्रकार की मिसाइलें, पायथन 5 और डर्बी। भारत का उपयोग। भारत ने 18 SPYDER मिस्टर सिस्टम खरीदे जिनकी रेंज 35 किलोमीटर और ऊंचाई 16 से 20 किमी है। ये सिस्टम तेजी से रिएक्ट करता है और कम ऊंचाई के खतरों को प्रभावी ढंग से रोकता है। लिगेसी सोवियत सिस्टम। भारत अभी भी कुछ पुराने सोवियत सिस्टम का उपयोग करता है जो शॉर्ट रेंज डिफेंस में मदद करते हैं। ये हैं S-125 पेचोरा मिसाइल सिस्टम जो कम दूरी के हवाई लक्ष्यों को नष्ट करता है। 9K-33 ओसा मोबाइल मिसाइल सिस्टम जो हेलीकॉप्टर और विमानों को रोकता है। 2K-12 कुब मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और मिसाइल सिस्टम। ये सिस्टम पुराने हैं लेकिन अभी भी कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हैं। भारत अब इन्हें धीरे धीरे नए सिस्टम से बदल रहा है। तीसरी परत मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। बाराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम मध्यम दूरी के हवाई खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है। विकसित डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत इजराइल समझौते के तहत मिलकर बनाया। 2 संस्करण नौसेना आधारित लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 100 किलोमीटर तक की रेंज। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 70 किलोमीटर तक की रेंज। विशेषताएं। ये विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है। इसका उन्नत रडार और गाइडेंस सिस्टम सटीक निशाना लगाता है। चौथी परत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 सुदर्शन चक्र। ये विश्व के सबसे उन्नत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। विकसित रूस की अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने इसे S-400 ट्रायम्फ के नाम से बनाया। भारत की खरीद। 2016 में भारत ने रूस से 5 S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया। विशेषताएं। इसमें मल्टी फंक्शन रडार, ऑटोनॉमस डिटेक्शन, टारगेटिंग सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। 4 प्रकार की मिसाइलें। शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर, मीडियम रेंज 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज 250 किलोमीटर, वेरी लॉन्ग रेंज 400 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर ऊंचाई तक विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। 2023 तक भारत को 3 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं और बाकी 2025 तक मिलने की उम्मीद है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ये 2 स्तरीय सिस्टम है जो 2000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। फेज 2 में ये 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलों को रोकेगा। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को 80 किलोमीटर ऊंचाई पर और मैक 5 की गति पर रोक सकता है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल फेज 2 में विकसित जो 100 किलोमीटर ऊंचाई पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम 30 किलोमीटर ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों के बारे में बात करेंगे जो संभावित रूप से हवाई और जमीनी हमलों में इस्तेमाल हो सकती हैं। ये हैं ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल हथियार प्रणाली। ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 2 से 3 मैक ध्वनि से दोगुनी तिगुनी गति से उड़ती है। क्रूज मिसाइल ये जेट इंजन से चलती है और लक्ष्य तक सटीक पहुंचती है। विकसित भारत और रूस ने मिलकर बनाया। मुख्य विशेषताएं। फायर एंड फॉरगेट। एक बार लॉन्च करने के बाद ये अपने आप लक्ष्य को नष्ट करती है। रेंज 290 किलोमीटर तक और अलग अलग उड़ान पथ चुन सकती है। लो रडार सिग्नेचर। रडार से पकड़ में आना मुश्किल। सटीकता। पिन पॉइंट अटैक यानी बिल्कुल सटीक निशाना।
ताकत प्रभाव पर भारी काइनेटिक एनर्जी के कारण बहुत विनाशकारी। हालिया अपडेट 2024 में ब्रह्मोस की नई वर्जन का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक बताई जा रही है। राफेल हथियार प्रणाली। राफेल फाइटर जेट, जो फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। ये सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्य हथियार स्कैल्प स्टॉर्म शैडो, ये एक स्टील्थ क्रूज मिसाइल है जिसे MBDA ने बनाया। रेंज 450 किलोमीटर तक गहरे हमले के लिए। ये रडार से बचकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। AAS एम हैमर, हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये स्मार्ट बम हैं जिनकी रेंज 70 किलोमीटर है। सटीकता, पिन पॉइंट निशाना और कम ऊंचाई से भी लॉन्च हो सकते हैं। मेटियोर, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। घने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में भी काम करती है। हवा में दुश्मन के विमानों को दूर से ही नष्ट कर सकती है। इसके अलावा हम यह सभी ड्रोन्स भी यूज करते हैं। निष्कर्ष, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस तकनीक ने अपनी दक्षता और विश्वसनीयता को साबित किया। यह उपलब्धि सार्वजनिक निजी साझेदारी, नवाचार को प्रोत्साहन, मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन और दीर्घकालिक रक्षा दृष्टिकोण के संयोजन का परिणाम है। भारत के ये सिस्टम D4 एंटी ड्रोन, आकाश, बाराक 8S-400 BMD प्रोग्राम और ब्रह्मोस व राफेल हथियार प्रणालियां देश को हवाई और बैलिस्टिक खतरों से सुरक्षित रखते हैं। ये तकनीकें न केवल हमारी रक्षा को मजबूत करती हैं, बल्कि भारत के स्वदेशी नवाचार और वैश्विक साझेदारी की ताकत को भी दिखाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। हरियाणा के एक YouTube व्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस इन्फ्लुएंसर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भी लगाई गई है। ये धारा उन कार्यों से जुड़ी है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं, यानी देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई भी काम। अब बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की। इसे समझना बहुत जरूरी है। इस कानून का उद्देश्य है सरकार की गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना, खासकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो। ये कानून कहाँ लागू होता है? ये पूरे भारत में लागू है। ये सरकारी विभागों, कर्मचारियों, ठेकेदारों और यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खास बातें क्या हैं? ये कानून जासूसी, देशद्रोह या देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से निपटता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 22 कहती है कि RTI का अधिकार इस कानून से ऊपर है। RTI की धारा 8(2) कहती है कि अगर जानकारी देना जनहित में है तो गोपनीय जानकारी भी दी जा सकती है, बशर्ते नुकसान से ज्यादा फायदा हो। लेकिन RTI की धारा 8(1) में कुछ छूट हैं, यानी कुछ जानकारी नागरिकों को नहीं दी जा सकती। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की दो मुख्य धाराएं समझते हैं। धारा 3, जासूसी की सजा। अगर कोई प्रतिबंधित जगह पर जाता है, दुश्मन के लिए स्केच बनाता है या गुप्त कोड शेयर करता है जो भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए, तो उसे सजा मिलेगी। धारा 5, गलत तरीके से जानकारी देना। अगर कोई गुप्त सरकारी जानकारी लीक करता है, विदेशी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है या इसे सुरक्षित नहीं रखता, तो भी सजा होगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं? मनोवैज्ञानिक युद्ध को बढ़ावा देना। कुछ इन्फ्लुएंसर्स गलत जानकारी या झूठी खबरें फैलाते हैं जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। वे विदेशी कहानियों को फैलाकर जनता की राय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, चीन अपने इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करता है ताकि उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर वैश्विक आलोचना को कम किया जाए। जासूसी में मदद करना। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जाने अनजाने में संवेदनशील जानकारी अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देते हैं जो देश के लिए खतरा बन सकता है। उदाहरण, हरियाणा की इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भर्ती किया था। सामाजिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव। कुछ इन्फ्लुएंसर्स नफरत भरी बातें, फर्जी वीडियो या झूठी खबरें फैलाकर समाज में तनाव पैदा करते हैं। उदाहरण, भारत सरकार ने मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने के लिए 1093 फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स को ब्लॉक किया। विदेशी प्रभाव और हाइब्रिड युद्ध। कुछ इन्फ्लुएंसर्स विदेशी ताकतों के इशारे पर अलगाववादी प्रचार करते हैं। उदाहरण, प्रो खालिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स जैसे 6 फॉर जस्टिस से जुड़े अकाउंट्स यूट्यूब और एक्स पर अलगाववादी प्रचार करते हैं। भारत ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया क्योंकि इसका SFJ से कथित तौर पर करीबी रिश्ता था।
आतंकी प्रचार। आतंकवादी समूह सोशल मीडिया की वैश्विक पहुंच और गुमनामी का फायदा उठाकर हिंसक प्रचार करते हैं। वे खासकर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण एक, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी ने कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा था। उदाहरण दो, अलकायदा ने यूट्यूब प्रचारक अनवर अलवल्की के जरिए भावनात्मक वीडियो बनाकर लोगों को भर्ती किया। मुख्य शब्द मनोवैज्ञानिक युद्ध। ये एक रणनीति है जिसमें प्रचार, धमकियां और दूसरी गैरलाई तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इसका मकसद है दुश्मन को गुमराह करना, डराना और उसका मनोबल तोड़ना, खासकर युद्ध या राजनीतिक अशांति के दौरान। गलत जानकारी। ये जानबूझकर फैलाई गई झूठी जानकारी होती है जिसका मकसद लोगों को धोखा देना होता है। मिसइन्फॉर्मेशन। ये भी झूठी जानकारी होती है लेकिन इसे फैलाने वाला जानबूझकर धोखा नहीं देना चाहता। फिर भी इसका असर डिसइन्फॉर्मेशन जैसा हो सकता है। भारत ने इन्फ्लुएंसर्स के खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए? कानूनी ढांचा और नीतियां। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट। इसकी धारा 69 सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की ताकत देती है अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या देश की संप्रभुता के लिए खतरा हो। आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होता है। गैरकानूनी कंटेंट को 36 घंटे के अंदर हटाना जरूरी है। सरकार के कहने पर मैसेज भेजने वाले की जानकारी देनी होती है। नियम 3(1)(b) कहता है कि ऐसा कंटेंट जो सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय अखंडता को खतरा डाले वो प्रतिबंधित है। फैक्ट चेक यूनिट। सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई है जो फर्जी खबरों से निपटने का काम करती है। अधिकारियों को जागरूक करना। सरकार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम 1964 के बारे में अधिकारियों को बार बार जागरूक करती है। इससे संवेदनशील जानकारी के अनधिकृत खुलासे को रोका जाता है और मिसइन्फॉर्मेशन व जासूसी के खिलाफ सुरक्षा बढ़ती है। प्रचार युद्ध से निपटना। ऑपरेशन सैंडोर। गृह मंत्रालय MHA ने पाकिस्तान और नेपाल से सटी सीमाओं वाले राज्यों को निर्देश दिए हैं कि देशविरोधी प्रचार पर नजर रखें, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर। तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है और स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच तालमेल बिठाने के निर्देश हैं। धारा 69 के तहत फर्जी कहानियां फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि PIB फैक्ट चेक को फर्जी खबरों की जानकारी दें, खासकर जब पाकिस्तानी प्रचार बढ़ रहा हो। निष्कर्ष, भारत ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आधुनिक IT नियमों को मिलाकर एक मजबूत ढांचा बनाया है। ये ढांचा पारंपरिक जासूसी और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए होने वाले डिजिटल खतरों से निपटता है। हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल देश को कमजोर कर सकता है, इसलिए हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना है। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए। यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह द रेसिस्टेंस फ्रंट ने किया, जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। इसके जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इस हमले के बाद भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर करने के लिए कूटनीतिक अभियान चलाया। भारत ने 30 से अधिक देशों में उच्चस्तरीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे। इनमें संसद सदस्य, वरिष्ठ राजनीतिक नेता और अनुभवी राजनयिक शामिल थे। इनका उद्देश्य था पाकिस्तान के झूठे प्रचार का जवाब देना। पाकिस्तान ने अपनी दो राष्ट्र सिद्धांत की विचारधारा के आधार पर गलत नैरेटिव फैलाया। भारत ने इसे चुनौती दी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मांगा। प्रतिनिधिमंडल रणनीतिक संचारक के रूप में काम करते हैं, जो भारत की स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, कोलंबिया ने पहले भारत के नैरेटिव पर सवाल उठाए थे, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद उसने अपना बयान वापस लिया और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया। मलेशिया ने भी भारत के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और पाकिस्तान के विरोध को ठुकराते हुए रचनात्मक समर्थन दिया। मुख्य उद्देश्य, भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल के जरिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे। कश्मीर मुद्दे को नया रूप देना। भारत ने कश्मीर को आंतरिक संवैधानिक मामला बताया, न कि भारत पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा। पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय विवाद के रूप में पेश करता है। भारत ने इसे स्पष्ट किया कि यह भारत का आंतरिक मामला है।
उदाहरण, भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर कहा कि अनुच्छेद 370 का निरसन भारत का संवैधानिक निर्णय था। आतंकवाद को पाकिस्तान की राज्य नीति के रूप में उजागर करना। भारत ने दिखाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को राज्य नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी नियमों के लिए खतरा है। इससे पाकिस्तान की जवाबदेही तय होती है और वैश्विक समुदाय आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ एकजुट होता है। उदाहरण, भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और द रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी समूहों के पाकिस्तानी लिंक के सबूत साझा किए। भारत की कूटनीतिक पहल की प्रभावशीलता। भारत की वैश्विक पहल ने कई स्तरों पर सफलता हासिल की। आइए इसे बिंदुओं में देखें। आत्मरक्षा को वैधता देना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया, जो किसी देश को सशस्त्र हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार देता है। पहलगाम हमले को सशस्त्र आक्रामकता माना गया, जिसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को कानूनी रूप से उचित ठहराया गया। परिणाम, वैश्विक समुदाय ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को समर्थन। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और स्रोतों के खिलाफ कठोर और कानूनी दृष्टिकोण पर जोर दिया। भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) को संयुक्त राष्ट्र में अपनाने की मांग को दोहराया। CCIT यह एक प्रस्तावित संधि है जो आतंकवाद की वैश्विक परिभाषा और इसके खिलाफ सहयोग को मजबूत करेगी। वैश्विक समर्थन जुटाना। प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इजराइल और जापान ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के रुख का समर्थन किया। 33 देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर किया। परिणाम, राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बढ़ी। मुस्लिम बहुल देशों का समर्थन हासिल करना। भारत ने आतंकवाद को धर्म आधारित या द्विपक्षीय मुद्दे के बजाय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के रूप में पेश किया। इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) में पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रस्ताव को खारिज किया। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करता है। परिणाम, भारत ने OIC में पाकिस्तान के प्रभाव को कम किया और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक समर्थन जुटाया। प्रमुख चुनौतियां। भारत और पाकिस्तान का पुनः जोड़ा जाना। वैश्विक चर्चा में भारत और पाकिस्तान को फिर से एक साथ जोड़ा जा रहा है, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत-पाक के बीच युद्ध विराम कराया, जिससे कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा माना गया। पश्चिमी देश, जो चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं, कश्मीर को प्रतीकात्मक विवाद के रूप में देख सकते हैं, न कि भारत के कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण से। इससे भारत की कोशिश कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है, कमजोर पड़ सकती है। वैश्विक समन्वित कार्रवाई की कमी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई जैसे प्रतिबंध या प्रस्ताव नहीं हुई। भारत के कूटनीतिक प्रयासों का प्रभाव सीमित हो रहा है, क्योंकि वैश्विक समुदाय ठोस कदम नहीं उठा रहा। उदाहरण, संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान की वैश्विक मंचों पर बढ़त। पाकिस्तान ने चीन के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र में प्रभावशाली भूमिकाएं हासिल कीं। उदाहरण, पाकिस्तान को UNSC तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और काउंटर टेररिज्म समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। इससे भारत की कोशिश कि पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक के रूप में चिह्नित किया जाए, कमजोर पड़ रही है। वैश्विक वित्तीय संस्थानों में भारत का सीमित प्रभाव। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को प्रमुख वित्तीय संस्थानों से बड़े ऋण मिले। उदाहरण, IMF से $1 बिलियन का ऋण, विश्व बैंक से $40 बिलियन की साझेदारी, एशियाई विकास बैंक से $800 मिलियन। इन फंड्स का दुरुपयोग सैन्य और आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो सकता है और भारत इसे आर्थिक रूप से अलग-थलग करने में असफल रहा। पाकिस्तान को कुछ देशों का निरंतर समर्थन। चीन और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका को कमतर आंकते हैं या उसका समर्थन करते हैं। उदाहरण, पाकिस्तान ने भारत के नैरेटिव का जवाब देने के लिए अपने कूटनीतिक दल भेजे, जिससे भारत का कूटनीतिक लाभ कम हुआ। चीन ने OIC और अन्य मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन किया। वैश्विक मीडिया का कम ध्यान। वैश्विक संकट जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास संघर्ष और ईरान के परमाणु तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को बांट दिया। इससे पाकिस्तान जैसे देश कम ध्यान के दौरान अपने प्रचार को फिर से मजबूत करते हैं। उदाहरण, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक मीडिया ने भारत की कार्रवाई पर कम ध्यान दिया और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। निष्कर्ष, भारत ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी संप्रभुता और आत्मरक्षा की नीति को मजबूती से प्रस्तुत किया, जो उसकी रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। वैश्विक व्यवस्था में स्पष्टता समझौते से ज्यादा सम्मान पाती है।
भारत की चुनौती न केवल युद्ध जीतना है, बल्कि नैरेटिव को नियंत्रित करना भी है। भविष्य में यह लड़ाई नक्शों पर नहीं, बल्कि दिमागों में होगी। जो देश कहानी को बेहतर ढंग से पेश करेगा, वही भविष्य को आकार देगा। भारत के लिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कहानी को कैसे बताता है। इस मैगजीन का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ये एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मोस मिसाइलों की जांच और टेस्टिंग होगी, ताकि ये सुनिश्चित हो कि मिसाइलें पूरी तरह तैयार और सुरक्षित हैं। इसके साथ साथ एक ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट भी शुरू की गई है। इसका मतलब है कि अब लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी। ये दोनों यूनिट्स उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा हैं। ये कॉरिडोर एक खास क्षेत्र है जहां रक्षा से जुड़े उपकरण और हथियार बनाए जाते हैं। ये सुविधाएं मिसाइलों की टेस्टिंग, असेंबली, जोड़ने का काम और प्रोडक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। इससे हमारी सेना को तेजी से और बेहतर मिसाइलें मिलेंगी। ये कदम हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अपनी मिसाइलें खुद और तेजी से बना सकेंगे, जिससे हमारी रक्षा शक्ति और मजबूत होगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है? ये खास क्षेत्र हैं जहां रक्षा से जुड़े उपकरण और हथियार बनाए जाते हैं। इससे हमारी सेना को बेहतर और तेजी से सामान मिलता है। हमारे देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। इनकी घोषणा 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में की गई थी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में जानते हैं। इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लागू कर रही है। इसमें 6 मुख्य केंद्र हैं: आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। यहाँ रक्षा उपकरणों का निर्माण और टेस्टिंग होगी, जैसे कि लखनऊ में हाल ही में शुरू हुई ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी। अब बात करते हैं तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर की। इसे तमिलनाडु सरकार संचालित कर रही है। इसमें 5 मुख्य केंद्र हैं: चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली। यहाँ भी रक्षा से जुड़े उपकरण और हथियार बनाए जाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। सुपरसोनिक का मतलब है कि ये मिसाइल ध्वनि की गति से भी तेज उड़ती है। ध्वनि की गति को मैक नंबर से मापा जाता है। सुपरसोनिक मिसाइलें 1 से 5 मैक की रफ्तार से उड़ती हैं और ब्रह्मोस की स्पीडी आमतौर पर 2 से 3 मैक होती है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है, जो भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस की खास बातें: ये एक 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहला चरण सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन होता है, जो मिसाइल को सुपरसोनिक गति देता है और फिर अलग हो जाता है। दूसरा चरण लिक्विड रैमजेट इंजन है, जो मिसाइल को क्रूज मोड में 3 मैक की रफ्तार तक ले जाता है। रैमजेट एक खास इंजन है जो मिसाइल की गति से हवा को संपीड़ित करके ईंधन जलाता है। इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी इसे छोड़ने के बाद ये खुद अपने टारगेट तक पहुंचती है और रास्ते में अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर सकती है। ब्रह्मोस के नए वर्जन ब्रह्मोस एनजी नेक्स्ट जनरेशन ये हल्का, छोटा और ज्यादा स्मार्ट वर्जन होगा। ब्रह्मोस 2 ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जो 5 मैक से ज्यादा की रफ्तार से उड़ेगी। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत: हाई स्पीड और सटीकता। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में सुपरसोनिक स्पीड रखती है। ये पिनपॉइंट सटीकता के साथ टारगेट को हिट करती है, यानी बिल्कुल निशाने पर। टक्कर के समय इसकी तेज गति और भारी वजन से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिससे ये बहुत घातक है। स्टेल्थ फीचर: ब्रह्मोस में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे ये रडार में आसानी से पकड़ी नहीं जाती। इसका लो रडार सिग्नेचर इसे छिपने में मदद करता है। ये 10 मीटर की कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसमें एडवांस्ड सॉफ्टवेयर और गाइडेंस सिस्टम है, जो इसे और खास बनाता है। रक्षा में आत्मनिर्भरता: ब्रह्मोस मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है। भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। भारत की 200 से ज्यादा सार्वजनिक और निजी कंपनियां इसके पार्ट्स और सबसिस्टम बनाने में शामिल हैं। इससे हमारा देश रक्षा उपकरण बनाने में आत्मनिर्भर हो रहा है। रक्षा निर्यात: फिलीपींस पहला देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, यूएई, चिली और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देश भी ब्रह्मोस में रुचि दिखा रहे हैं। इससे भारत वैश्विक हथियार निर्यात में अपनी जगह बना रहा है। कंक्लूजन:
वीडियो को पॉज कर आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं, जिसमें अलग अलग मिसाइल का आपस में कंपैरिजन किया गया है। गोल्डन डोम। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नया मिसाइल रक्षा सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम क्या है? गोल्डन डोम एक ऐसी रक्षा प्रणाली है जो जमीन और अंतरिक्ष दोनों से काम करती है। इसका मकसद पूरे अमेरिका को मिसाइल हमलों से बचाना है। यह हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह कैसे काम करता है? यह सिस्टम कई परतों में काम करता है। यह मिसाइल को उड़ान के अलग अलग चरणों में पकड़ता और नष्ट करता है। यह मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही पकड़ सकता है। अगर मिसाइल हवा में है तो इसे बीच में ही रोक सकता है। इसमें अंतरिक्ष से ट्रैकिंग और इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही उन्नत तकनीक है। इसके हिस्से क्या हैं? गोल्डन डोम में पहले से मौजूद अमेरिकी रक्षा सिस्टम शामिल हैं, जैसे पैट्रियट मिसाइल छोटी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए, थर्ड ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने के लिए, एजिस समुद्र से मिसाइल रक्षा के लिए, जीएमडी लंबी दूरी की मिसाइलों के खिलाफ। गोल्डन डोम को लेकर चिंताएं। इस सिस्टम को लेकर कुछ देशों ने चिंता जताई है। चीन का कहना है अंतरिक्ष में हथियारों का इस्तेमाल बढ़ सकता है, जिससे अंतरिक्ष एक युद्ध का मैदान बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार नहीं रखे जा सकते। गोल्डन डोम के अंतरिक्ष आधारित इंटरसेप्टर्स इस नियम के खिलाफ हो सकते हैं। दुनिया के अन्य रक्षा सिस्टम। आइए अब गोल्डन डोम की तुलना दुनिया के कुछ अन्य रक्षा सिस्टम से करते हैं। रूस S-400 ट्रायम्फ 40 से 400 किलोमीटर तक की रेंज, बहुत उन्नत रडार। अमेरिका थार्ड 1000 किलोमीटर तक मिसाइलों को ट्रैक करता है, तेज गति से मिसाइलों को मार गिराता है। इजराइल आयरन डोम छोटी दूरी की मिसाइलों को रोकता है, तामिर इंटरसेप्टर के साथ। आयरन बीम लेजर तकनीक से मिसाइलों को नष्ट करता है, अनलिमिटेड गोला बारूद। चीन HQ-9 रूस के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट से प्रेरित, लेकिन S-400 जितना उन्नत नहीं। भारत बराक 8 भारत और इजराइल का संयुक्त सिस्टम, 360 डिग्री कवरेज, जमीन और समुद्र दोनों के लिए। आकाश पूरी तरह स्वदेशी, सुपरसोनिक गति, रमजेट रॉकेट तकनीक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नक्सलिज्म। हाल ही में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुत्तालू पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन किया। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाया जाए। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। इसे नक्सलबाड़ी आंदोलन कहा जाता है। नक्सलवाद का विचार। नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक आर्थिक असमानता में हैं। ये लोग माओवादी सिद्धांतों को मानते हैं। उनका मानना है कि गरीबी, बेरोजगारी और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लेकिन वे गलत रास्ता चुनते हैं। नक्सलवाद का उद्देश्य। नक्सलवादी भारतीय सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। वे हथियारबंद विद्रोह के जरिए सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। वे सुरक्षा बलों, सार्वजनिक संपत्ति और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाते हैं। वे अपने क्षेत्रों में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। भारत का रेड कॉरिडोर। नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों को रेड कॉरिडोर कहते हैं। ये इलाके हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से। ये ज्यादातर जंगली, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र हैं। नक्सलवादी कैसे काम करते हैं? वे हिंसा करते हैं, जैसे हमले और बम विस्फोट। वे लोगों से उगाही करते हैं, यानी जबरदस्ती पैसे वसूलते हैं। वे स्कूल, सड़क, पुल जैसी चीजों को नष्ट करते हैं। साथ ही वे बच्चों और आम लोगों को भर्ती करते हैं, जो बहुत गलत है। नक्सलवाद के कम होने के कारण। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। समाधान सिद्धांत। ये एक पूरी रणनीति है जिसमें छोटी और लंबी अवधि की नीतियां शामिल हैं। इसका मतलब है सुरक्षा बलों को बेहतर बनाना। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त सुरक्षा बल दिए। भारत रिजर्व बटालियन बनाए गए और राज्य पुलिस को आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण दिए गए। सुरक्षा खर्च योजना। गृह मंत्रालय की इस योजना से राज्यों को प्रशिक्षण, उपकरण और मुआवजे के लिए पैसे मिलते हैं। विशेष बुनियादी ढांचा योजना SIS। इससे राज्य की खुफिया शाखाएं, विशेष बल और मजबूत पुलिस स्टेशन बनाए गए। खुफिया जानकारी और ऑपरेशन। कई एजेंसियों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर नक्सलियों के खिलाफ सटीक कार्रवाई की जाती है। वित्तीय कार्रवाई। नक्सलियों के पैसे के स्रोतों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून और जब्ती के जरिए रोका गया। विकास की पहल।
विशेष केंद्रीय सहायता, नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे के लिए पैसे दिए गए। वित्तीय समावेशन, गांवों में बैंक शाखाएं, एटीएम, डाकघर और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट शुरू किए गए ताकि लोगों को बैंकिंग सुविधा मिले। कौशल विकास और शिक्षा, इति कौशल विकास केंद्र और एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए ताकि युवाओं को नौकरी और शिक्षा मिले। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आदिवासियों के लिए घर, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं दी गईं। 3 कनेक्टिविटी पर जोर, सड़क, मोबाइल और वित्तीय कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया ताकि गांव शहरों से जुड़े। समुदाय से जुड़ाव और जागरूकता, नागरिक सहायता कार्यक्रम, सुरक्षा बल गांवों में लोगों की मदद करते हैं, जैसे मेडिकल कैंप या खेल आयोजन, ताकि उनसे दोस्ती हो। मीडिया योजना, नक्सलियों के गलत प्रचार को रोकने के लिए सरकार युवाओं को विकास और अवसरों के बारे में जागरूक करती है। सहायता योजनाएं, नागरिक पीड़ित सहायता योजना, नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है। नक्सलवाद को खत्म करने में चुनौतियां, हिंसक विचारधारा, नक्सलवाद की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी माओवादी विचारधारा। ये विचारधारा हिंसा को बढ़ावा देती है और लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखती है। ये लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है। फ्रंट संगठन और बाहरी गठजोड़, नक्सली फ्रंट संगठनों के जरिए कानूनी सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। ये संगठन नए लोगों को भर्ती करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और दूसरे विद्रोही समूहों या बाहरी ताकतों से गठजोड़ करते हैं। इससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है। मुश्किल भूभाग, नक्सल प्रभावित इलाके जैसे कर्रेगुत्तालू पहाड़ी, दूरदराज के जंगली और आदिवासी क्षेत्र हैं। यहाँ का कठिन भूगोल और मौसम सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को मुश्किल बनाता है। भरोसे की कमी, आदिवासियों और स्थानीय लोगों में सुरक्षा बलों और प्रशासन के प्रति भरोसे की कमी है। सांस्कृतिक अंतर और गलतफहमियों की वजह से सरकार की कल्याण योजनाएं कम असरदार हो जाती हैं। आगे की राह, भरोसे की कमी को दूर करना, स्थानीय भागीदारी, प्रशासन में स्थानीय लोगों को शामिल करें ताकि उनका भरोसा बढ़े। आदिवासी हितैषी नीतियां, बंदोपाध्याय समिति की सलाह के अनुसार जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास नीतियां आदिवासियों के हित में हों। वन अधिकार अधिनियम 2006, इसे सावधानी से लागू करें ताकि स्थानीय लोग वन उत्पादों पर अधिकार पाएं और सशक्त हों। हिंसक विचारधारा का मुकाबला, नक्सलियों की हिंसक विचारधारा के खिलाफ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना होगा जो हमारे संविधान में हैं। लोगों को जागरूक करें कि लोकतंत्र ही सही रास्ता है। सुरक्षा और क्षमता निर्माण, स्थानीय पुलिस को मजबूत करें, पुलिस को आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण दें। छोटी इकाइयां, ग्रेहाउंड्स जैसे छोटे खुफिया आधारित दस्तों का इस्तेमाल करें जो सटीक और प्रभावी ऑपरेशन कर सकें। केंद्र राज्य समन्वय, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। कट्टरपंथ को रोकने और प्रभावित इलाकों में विकास के लिए स्पष्ट भूमिकाएं तय करनी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी हवाला नेक्सस, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिटकॉइन ट्रेडिंग एक तरह से आधुनिक हवाला जैसी है। ये बात कोर्ट ने शैलेश बाबूलाल भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही, जो कथित तौर पर अवैध बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी के लिए अभी तक कोई स्पष्ट नियामक ढांचा नहीं है। पहले क्या हुआ? साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 2018 के एक सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसमें बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सेवाएं देने से मना किया गया था। इसका मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग भारत में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करने का कोई स्पष्ट कानून भी नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी क्या है? क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके सुरक्षित होती है। बिटकॉइन इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। इसमें कोई केंद्रीय प्राधिकरण जैसे आरबीआई नहीं होता। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो एक डिजिटल रजिस्टर है। इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, यानी इसका मूल्य मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। हवाला सिस्टम क्या है? हवाला एक अनौपचारिक धन हस्तांतरण सिस्टम है, जिसमें हवालादार, सर्विस प्रोवाइडर पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ये सैकड़ों सालों से चल रहा है, खासकर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में। भारत में इसे हुंडी भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण में होता है। क्रिप्टोकरेंसी और हवाला का गठजोड़। क्रिप्टो हवाला नेक्सस का मतलब है कि पारंपरिक हवाला और आधुनिक क्रिप्टोकरेंसी का मिलन, जिससे अवैध पैसे को छिपाना और नियमों से बचना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, प्रवर्तन निदेशालय एड ने पाया कि 1300 करोड़ रुपए को शेल अकाउंट्स, क्रिप्टो एक्सचेंज और हवाला के जरिए हस्तांतरित किया गया। ब्लॉकचेन में नोड्स, कंप्यूटर का काम हवालादारों जैसा है।
दोनों ही अपने नेटवर्क को चलाने के लिए पारस्परिक भरोसे पर निर्भर करते हैं। बिटकॉइन की गुमनाम ट्रांजैक्शन और सीमा पार हस्तांतरण की सुविधा इसे हवाला जैसा बनाती है, क्योंकि ये तेजी से और कम लागत में होता है। क्रिप्टोकरेंसी और हवाला क्यों जुड़े हैं? गुमनामी और जटिलता। क्रिप्टोकरेंसी गुमनाम या स्यूडोनिमस होती है और इसका सिस्टम जटिल है। हवाला भी बिना कागजी दस्तावेज के काम करता है। दोनों का ये मेल पैसे के लेन देन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल बनाता है। पारंपरिक वित्तीय सिस्टम से बचना। दोनों सिस्टम बैंकों और नियामक संस्थानों को बाईपास करते हैं। ये खासकर उन इलाकों में उपयोगी है जहां सरकार अस्थिर है, युद्ध चल रहा है या सख्त नियम हैं। अवैध गतिविधियों में मदद। क्रिप्टो और हवाला की खासियतें इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए आकर्षक बनाती हैं। ब्लॉकचेन हवाला को मजबूत करता है। ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हवाला के भरोसे आधारित मॉडल को और मजबूत करते हैं। ये इसे तेज, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर स्केलेबल बनाता है। सिद्धांतों की समानता। ब्लॉकचेन और हवाला दोनों केंद्ररहित सिस्टम पर काम करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। क्रिप्टो हवाला गठजोड़ की चिंताएं। ट्रैकिंग में मुश्किल। क्रिप्टो की छद्म गुमनामी बड़े अवैध लेन देन को आसान बनाती है। उदाहरण मोनेरो में स्टेल्थ एड्रेस और रिंग सिग्नेचर या जेडकैश में जेड के स्नार्क्स लेन देन को छिपाते हैं, जिससे नियामकों को ट्रैक करना मुश्किल होता है। अवैध वित्त में उपयोग। इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए फंडिंग में होता है। उदाहरण मुरारका केस में $20 मिलियन से ज्यादा की हेराफेरी हुई। आतंकी समूह हमास ने भी क्रिप्टो के जरिए लाखों रुपए जुटाए। नियामक चुनौतियां। भारत में क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन का कानूनी दर्जा अभी अस्पष्ट है। मौजूदा नियमों को क्रिप्टो लेन देन को कवर करने के लिए अपडेट करना होगा। टैक्स चोरी। इस गठजोड़ का इस्तेमाल काले धन को कम टैक्स वाले देशों में भेजने के लिए होता है। सुरक्षा जोखिम। डिजिटल वॉलेट हैकर्स के निशाने पर होते हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। साइबर हमले जैसे डिनोनिमाइजेशन, चोरी या सिस्टम अटैक क्रिप्टो सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आगे की राह। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। वैश्विक सहयोग जरूरी है। कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को मिलकर फंड ट्रैकिंग और डिनोनिमाइजेशन पर काम करना होगा। उदाहरण यूएन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। तकनीक से अनुपालन बढ़ाना। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके पैसे के उपयोग को ट्रैक किया जा सकता है। उदाहरण वैल्यू ड्रिवन ट्रांजैक्शनल ट्रैकिंग एनालिटिक्स या TRM लैब्स जैसे टूल। मजबूत नियम बनाना। क्रिप्टोकरेंसी के लिए स्पष्ट कानून बनाने की जरूरत है। FATF गाइडलाइंस और यूरोप का माइका फ्रेमवर्क पारदर्शिता और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। समग्र दृष्टिकोण। सख्त नियम, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और AI व मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर फ्राइडे भारत में मोबाइल आधारित साइबर धोखाधड़ी से लड़ने का एक नया तरीका है। 21 मई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने फ्राइडे लॉन्च किया। इसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया गया है। चलो इसे छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर फ्राइडे क्या है? फ्राइडे एक जोखिम आधारित मापक है जो किसी मोबाइल नंबर को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम वाले वित्तीय धोखाधड़ी से जोड़ता है। ये जोखिम स्तर कैसे तय होता है? इसके लिए जानकारी ली जाती है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल डॉट की चक्षु सुविधा। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिली खुफिया जानकारी। फ्राइडे बैंकों, NBFCs और UPI सर्विस प्रोवाइडर्स को सशक्त बनाता है। अगर कोई मोबाइल नंबर उच्च जोखिम वाला है तो वे तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं। फ्राइडे का उद्देश्य क्या है? ये टूल टेलीकॉम और वित्तीय क्षेत्र में संदिग्ध धोखाधड़ी के खिलाफ तेज, लक्षित और सहयोगी कार्रवाई करने में मदद करता है। इसका मकसद है साइबर अपराध को रोकना और लोगों के पैसे को सुरक्षित रखना। भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति। 2020 से 2024 के बीच भारत में 5,82,000 साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 3,207 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आम धोखाधड़ी के तरीके क्या हैं? फर्जी KYC के बहाने जानकारी चुराना, नकली कस्टमर केयर नंबर से धोखा, UPI ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी, क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी चुराना, लोगों को डराकर पैसे मांगना, फर्जी निवेश योजनाएं। इस मैगजीन का फर्स्ट भाग पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड
भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में एक नया अध्यक्ष और 7 नए सदस्य नियुक्त किए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड क्या है? नसब एक सलाहकार समूह है जो दिसंबर 1998 में बनाया गया था। इसमें सरकार से बाहर के मशहूर और अनुभवी लोग शामिल होते हैं, जैसे उद्योग के विशेषज्ञ, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि। यह बोर्ड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की मदद से काम करता है। नसब का काम क्या है? नसब का मुख्य काम है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय तक विश्लेषण करना। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इन मुद्दों पर सलाह और दृष्टिकोण देना। विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क। विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क एक वैश्विक नेटवर्क है जिसे आतंकवाद के पीड़ितों और बचे हुए लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया है। चलो इसे छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। वोटीएन क्या है? वोटीएन को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ने शुरू किया है। इसका पूरा नाम है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क। ये एक वैश्विक मंच है जो आतंकवाद के पीड़ितों और बचे हुए लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। वोटीएन की पृष्ठभूमि। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ये समूह लगभग 6 साल पहले बना था, जिसकी अध्यक्षता स्पेन और इराक करते हैं। इसका मकसद आतंकवाद के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है। उत्पत्ति। वोटीएन की शुरुआत 2022 में यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के परिणामस्वरूप हुई। ये कांग्रेस सितंबर के 8 से 9 2022 को न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में हुई थी। वोटीएन का उद्देश्य ये नेटवर्क पीड़ितों और बचे हुए लोगों के लिए एक सुरक्षित मंच देता है जहां वे एक दूसरे का सहारा ले सकें, लचीलापन बढ़ा सकें, वकालतकर्ता, शिक्षक और शांतिदूत के रूप में काम कर सकें। इसका लक्ष्य है पीड़ितों की आवाज को बुलंद करना और उनके अधिकारों को मजबूत करना। वोटीएन को वित्तीय सहायता। इस नेटवर्क के विकास के लिए स्पेन ने आर्थिक मदद दी। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्बारेस ब्यूनो ने कहा कि वोटीएन पीड़ितों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करेगा। भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र भारत का एक स्वदेशी एंटीड्रोन सिस्टम है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। चलो इसे छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। भार्गवास्त्र क्या है? भार्गवास्त्र एक कम लागत वाला हार्ड किल एंटीड्रोन सिस्टम है जिसे ड्रोन स्वार्म्स, ड्रोनों के झुंड से होने वाले खतरों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है, जो सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के तहत काम करती है। ये सिस्टम भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है और महंगे विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता कम करता है। भार्गवास्त्र की खास विशेषताएं। 2 स्तरीय सुरक्षा सिस्टम। पहली परत अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स जो 20 मीटर के घातक दायरे में ड्रोन स्वार्म्स को नष्ट करते हैं। दूसरी परत गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स जो सटीक हमले के लिए हैं। रेंज छोटे ड्रोनों को 2.5 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकता है। रडार हवाई खतरों को 6 से 10 किमी की दूरी से पहचान लेता है। भूभाग अनुकूलता। ये सिस्टम 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकता है, जैसे हिमालयी क्षेत्र। मॉड्यूलर डिजाइन। इसमें सॉफ्ट किल विकल्प जैसे जैमिंग, सिग्नल बाधित करना और स्पूफिंग, गलत सिग्नल भेजना को जोड़ा जा सकता है। C4I सक्षम कमांड सेंटर। ये नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध जाल केंद्रित युद्ध के लिए तैयार है जो कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस को एकीकृत करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन भारत का एक स्वदेशी अंडर वाटर नवल माइन है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। चलो इसे छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन क्या है? मिग्म एक उन्नत अंडर वाटर नवल माइन है जिसे आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तहत नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम ने डिजाइन और विकसित किया है। इसकी सहायता हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने भी की है। मिग्म की खास विशेषताएं। मल्टीपल सेंसर। ये माइन ध्वनि, चुंबकीय और दबाव सिग्नल्स को पकड़ने के लिए कई सेंसर का इस्तेमाल करती है। इससे ये समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों को आसानी से पहचान लेती है। इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें प्रोसेसर्स के साथ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं और सही समय पर कार्रवाई को ट्रिगर करते हैं। ये इसे स्मार्ट नवल माइन बनाता है। तैनाती की सुविधा। मिग्म को जलपोतों, पनडुब्बियों या अन्य प्लेटफॉर्म्स से तैनात किया जा सकता है। ये समुद्र के तल पर रहकर दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाती है। हॉकाई 360 टेक्नोलॉजी। हाल ही में अमेरिका ने हॉकाई 360 टेक्नोलॉजी को भारत को बेचने की मंजूरी दी है जो भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगी।
चलो इसे छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। हॉकाई 360 टेक्नोलॉजी क्या है? हॉकाई 360 एक अमेरिकी कंपनी है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी RF सिग्नल्स को पकड़ने, उनकी लोकेशन ढूंढने और उनका विश्लेषण करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में तीन तीन सैटेलाइट्स के समूह क्लस्टर का इस्तेमाल करती है। ये सैटेलाइट्स RF सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं जो जहाजों, विमानों, वाहनों और तटीय सिस्टम से आते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और सिंथेटिक अपर्चर रडार जैसे अतिरिक्त सेंसर भी हैं। ईओ दिन में हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेता है। IR इंजन और निकास से निकलने वाली गर्मी को पकड़ता है। सर मौसम और समय की परवाह किए बिना रडार आधारित तस्वीरें लेता है। ये सिस्टम वास्तविक समय में काम करता है और हर मौसम में 24/7 निगरानी करता है। भारत के लिए इसका महत्व डार्क शिप्स का पता लगाना, कुछ जहाज अपनी लोकेशन छिपाने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS बंद कर देते हैं, खासकर विवादित या संवेदनशील इलाकों में। हॉकाई 360 इन जहाजों को ट्रैक कर सकता है। हिंद प्रशांत में निगरानी, ये तकनीक भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करती है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति बेहतर होती है। अवैध गतिविधियों पर नजर, भारतीय सेना और नौसेना अब अवैध मछली पकड़ने, तस्करी, मानव तस्करी और समुद्री डकैती को अधिक प्रभावी ढंग से रोक सकती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये भारत के EEZ 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र की निगरानी में मदद करता है। क्वाड गठबंधन, ये तकनीक क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री निगरानी लक्ष्यों को सपोर्ट करती है, जैसा कि जुलाई 2024 में टोक्यो में क्वाड की बैठक में तय हुआ था। इग्लाइस, भारतीय सेना को हाल ही में रूस से ये इग्लाइस नए मिसाइल सिस्टम मिले हैं जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जेट से मुकाबला करने के लिए हैं। इग्लाइस क्या है? इग्लाइस एक मैन पोर्टेबल, कंधे पर ले जाने वाला, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल SAM है। इसे हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में मोबाइल ग्राउंड यूनिट्स जैसे सैनिकों के लिए डिजाइन किया गया है। ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का एक उन्नत संस्करण है। इसका निर्माण रूस में हुआ है और ये भारतीय सेना की हवाई रक्षा को मजबूत करता है। इग्लाइस की खास विशेषताएं। इंफ्रारेड होमिंग, ये मिसाइल इंफ्रारेड IR तकनीक का इस्तेमाल करती है जो हवाई लक्ष्यों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर या जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी को पकड़ती है। मिसाइल लॉन्च होने के बाद खुद ब खुद लक्ष्य की गर्मी का पीछा करती है। इससे ये तेज और छोटे लक्ष्यों जैसे ड्रोन और हेलीकॉप्टर को आसानी से निशाना बना सकती है। रेंज और ऊंचाई, ये मिसाइल 6 किलोमीटर तक की दूरी और 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेज सकती है। ये इसे छोटे और मध्यम दूरी के खतरों से निपटने के लिए बहुत प्रभावी बनाता है। पोर्टेबिलिटी, इसे एक सैनिक अपने कंधे पर आसानी से ले जा सकता है, जिससे ये जल्दी तैनाती के लिए उपयुक्त है। ये जमीन से हवा में हमला करने के लिए हल्का और तेज सिस्टम है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक CBI का एक विशेष साइबर अपराध विरोधी अभियान है जिसे 2025 में शुरू किया गया। इसका मकसद ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ना और अपराधियों को पकड़ना है। ये अभियान अमेरिका से मिली जानकारी के आधार पर शुरू हुआ और CBI की इंटरनेशनल ऑपरेशंस डिवीजन इसे लीड कर रही है। ऑपरेशन हॉक की पृष्ठभूमि। ये CBI के पिछले अभियानों का हिस्सा है। ऑपरेशन कार्बन 2021 उदास स्माइली ऑनलाइन बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों पर तेजी से कार्रवाई के लिए शुरू हुआ। ऑपरेशन मेघचक्र 2022 उदास स्माइली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के यौन शोषण के नेटवर्क को निशाना बनाया। ऑपरेशन हॉक इन अभियानों का अगला कदम है जो वैश्विक सहयोग और डिजिटल फॉरेंसिक पर जोर देता है। एक्सरसाइजेस इन न्यूज। इंडेक्स एशिया 2025। ये 14वां संस्करण है जो मई के 6 से 8, 2025 को हुआ। इन स्किल्टन कमोर्टा क्लास एंटीसबमरीन वारफेयर कॉर्वेट ने सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर पोर्ट कॉल किया और इंडेक्स एशिया 2025 में हिस्सा लिया। इसकी मौजूदगी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक समुद्री उपस्थिति को मजबूत किया। इंडेक्स एशिया क्या है? इंडेक्स एशिया एशिया का सबसे प्रमुख नौसेना और समुद्री रक्षा आयोजन है। ये सिंगापुर में हर 2 साल में आयोजित होता है। शुरुआत 1997 में हुई। आयोजक रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और S. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। स्थान चांगी एग्जिबिशन सेंटर, सिंगापुर। भागीदारी, इसमें 70 से अधिक देशों की नौसेनाएं, कोस्ट गार्ड्स और समुद्री रक्षा कंपनियां शामिल होती हैं। नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये हर साल आयोजित होता है और बारी बारी से भारत और मंगोलिया में होता है। 17वां संस्करण 2025 उदास स्माइली ये उलान बटार, मंगोलिया में होगा।
पिछला संस्करण 2024 उदास स्माइली उमरुई मेघालय भारत में हुआ था। उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे के साथ तालमेल को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत अर्धपारंपरिक ऑपरेशंस, सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस में प्रशिक्षण, खासकर अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में। ये अभ्यास संयुक्त टास्क फोर्स के जरिए युद्ध और शांति स्थापना की रणनीतियों पर ध्यान देता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नोनेम आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूले।